धर्मपुर नाम का एक गांव घने जंगल के बीचों बीच बसा हुआ था। इस गांव में लगभग 100 परिवार रहते थे, जो प्राकृतिक सौंदर्य और जंगल के आशीर्वाद के साथ शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के बीचों बीच खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ सैकड़ों सालों से वहां मौजूद था। उसकी जड़ें गहरी जमीन में फैली थीं, मानो जंगल और उसके रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए थीं। यही बरगद का पेड़ गांव वालों के लिए सभास्थल था। शाम होते ही लोग इसके नीचे इकट्ठा होते और बीते ज़माने की कहानियां सुनते। अधिकतर कहानियां जंगल से जुड़ी होती थीं, रात के अजीबोगरीब शोर, चलते फिरते साये और उन जीवों के किस्से जिन्हें कभी ठीक से देखा ही नहीं गया। ये बातें ज्यादातर बुजुर्ग लोग ही किया करते थे और गांव के युवा इन कहानियों को अब बस एक पुरानी दास्तान समझते थे। लेकिन यह सोच तब बदल गई जब सुधा, एक हंसमुख और चुलबुली लड़की, अचानक लापता हो गई। उस रात कोई चांद नहीं था जब सुधा आखिरी बार गांव की सीमा के पास, जहां से जंगल शुरू होता था, देखी गई थी। गांव के लोग अक्सर लकड़ी, जड़ी बूटियां और शिकार के लिए जंगल में जाया करते थे, इसलिए उसका वहां होना असामान्य नहीं था। लेकिन उस रात जंगल कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी और पेड़ भी जैसे अंधेरे में हिलते डुलते से लग रहे थे। सुधा के परिवार ने उसे बहुत ढूंढा, जंगल में घंटों उसकी आवाज लगाते रहे, लेकिन वो जैसे धरती में समा गई थी। अगले दिन सुबह गांव के प्रधान महेंद्र ने गांव वालों के साथ मिलकर एक खोज अभियान चलाया। जंगल के कोने कोने में सुधा की तलाश की गई, पर केवल उसका दुपट्टा मिला, जो एक कांटेदार झाड़ी में फंसा हुआ था। ऐसा लगने लगा जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी गायब होने लगे और उनके बाड़े रात में खुले मिलते। गांव के कुत्ते, जो हमेशा चौकन्ने रहते थे, अचानक चुप हो गए। वे जंगल की तरफ घूरते रहते, मानो कुछ अनसुनी आवाजें सुन रहे हों। और फिर वे अजीब पैरों के निशान, जो इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन पंजों की जगह उनमें नुकीले पंजे थे, जंगल की सीमा पर हर सुबह दिखाई देने लगे और दोपहर तक गायब हो जाते। गांव में भय फैलने लगा। महेंद्र, जो अब तक किसी भी अलौकिक बात पर विश्वास नहीं करता था, अब खुद इन घटनाओं से घबराया हुआ था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे एक सभा बुलाई। गांव वाले इकट्ठा हुए, उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। महेंद्र ने सबको शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि यह सब कैसे हो रहा है। हमें बुजुर्ग दुर्गा माँ से सलाह लेनी चाहिए, गांव की एक वृद्ध महिला ने सुझाव दिया। दुर्गा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, जिनकी उम्र लगभग 100 साल थी। वह गांव के सबसे किनारे अकेली रहती थी और जंगल के प्राचीन रहस्यों की जानकार मानी जाती थी। महेंद्र और कुछ गांव वाले उस शाम दुर्गा माँ के पास पहुंचे। उनकी छोटी सी कुटिया जड़ी बूटियों और जंगली फूलों के बगीचे से घिरी थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, कुटिया का दरवाजा धीमे से खुल गया। दुर्गा माँ, जिनकी आंखें उम्र के कारण धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उनकी समझ आज भी तीव्र थी, ने चुपचाप महेंद्र की बात सुनी। काफी देर बाद दुर्गा ने धीमे स्वर में कहा, जंगल याद रखता है। महेंद्र को उनकी रहस्यमयी बात सुनकर सिहरन हुई। आपका क्या मतलब है? उसने पूछा। दुर्गा ने गहरी सांस ली और अपनी लाठी पर झुकते हुए बोली, इस जंगल का एक प्राचीन रक्षक है, एक आत्मा जो इस वन की रक्षा करती है। उसे हमने भुला दिया, जंगल से लेते गए, लेकिन उसे कभी कुछ लौटाया नहीं। अब वह रक्षक क्रोधित हो गया है, क्योंकि संतुलन बिगड़ गया है। गांव वाले घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमें अब क्या करना चाहिए? महेंद्र ने कांपती आवाज में पूछा। दुर्गा माँ की आंखों में एक तेजी आई। तुम्हें जंगल को एक भेंट देनी होगी, एक ऐसा उपहार जो आदर दिखाए। लेकिन याद रखना, जंगल का रक्षक क्षमाशील नहीं है। अगर हमने गलती की, तो और लोग उसी तरह गायब हो जाएंगे जैसे सुधा गई थी। गांव वालों ने भारी मन से दुर्गा माँ की सलाह मानने का निश्चय किया। उस रात गांव के लोगों ने अपने सबसे कीमती उपहार, फल, अनाज और मवेशी, बरगद के पेड़ के नीचे रखा, जिसे जंगल के रक्षक तक पहुंचाने का मार्ग माना जाता था। गांव के पुजारी ने अनुष्ठान किया और जंगल की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थनाएं कीं। कुछ दिन तक गांव में शांति रही। कोई लापता नहीं हुआ
और अजीब पैरों के निशान भी आना बंद हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने उनकी भेंट स्वीकार कर ली हो। लेकिन यह शांति बहुत लंबे समय तक नहीं रही। एक तूफानी रात, जब हवा पेड़ों से टकरा रही थी, जंगल से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, यह कुछ प्राचीन, कुछ विकराल था। गांव के लोग भय से अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने लगे। महेंद्र, जो उस रात पहरा दे रहा था, अपनी लालटेन के साथ बाहर निकला। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गर्जना फिर से आई, इस बार और भी करीब। महेंद्र के हाथ कांपने लगे, लेकिन वह बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। हवा तेज चल रही थी और साए अंधेरे में लहराते हुए से लग रहे थे। तभी उसकी नजर किनारे पर खड़े एक साए पर पड़ी, एक काला, अजीब सा आकृति जो जंगल के पास खड़ा था। वह आकृति इंसानी थी, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं। उसका शरीर काले बालों से ढका हुआ था और उसकी लाल, चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसका चेहरा विकृत था, जिसमें नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। यह वही जंगल का रक्षक था। महेंद्र का शरीर जम गया, वह हिल भी नहीं सका। तभी वह प्राणी उसकी तरफ लपका, लेकिन तभी आसमान में बिजली कड़की और महेंद्र ने देखा कि दुर्गा माँ बरगद के पेड़ के पास खड़ी थीं। उनके हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे वे गांव की रक्षा कर रही हों। वह प्राणी रुक गया, गुर्राते हुए दुर्गा माँ की ओर घूरने लगा। दुर्गा माँ ने एक प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार शुरू किया, जिसे गांव का कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता था। धीरे धीरे वह प्राणी पीछे हटने लगा, उसकी लाल आंखें अभी भी महेंद्र पर टिकी हुई थीं। एक आखिरी गरज के साथ वह जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। दुर्गा माँ जमीन पर गिर पड़ी, थकी हुई लेकिन जिंदा। गांव वाले दौड़कर उनके पास आए, उनके चेहरे पर कृतज्ञता और भय की मिलीजुली भावनाएं थीं। रक्षक अभी शांत हुआ है, दुर्गा माँ ने धीरे से कहा। लेकिन याद रखना, जंगल हमारा नहीं है। इसका सम्मान करो, नहीं तो यह अपनी ताकत फिर से दिखाएगा। उस दिन के बाद धर्मपुर के गांव वाले बरगद के पेड़ की छाया और जंगल के उस रक्षक को कभी नहीं भूले, जो हमेशा उनकी निगरानी करता था। यदि आप अपने बच्चे की पढ़ने की आदत को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप amazon.in पर उपलब्ध जातक, पंचतंत्र, हितोपदेश पुस्तक का संदर्भ ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए।